नमस्कार। आज अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी देखने, सुनने को मिल रहा है, वो अप्रत्याशित है और शायद इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी कि इतने बदतर हालात वहाँ पर हो जाएँगे। तालिबान पर जो तालिबान का जो कब्ज़ा हुआ, उसके बाद ये माना जा रहा था और कि थोड़ी स्थितियाँ सामान्य होंगी, लेकिन जिस तरीके के हालात होते गए, उसमें बदतर स्थितियाँ होती चली गईं। कल ख़ास तौर से पहले जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं उन्होंने चेतावनी जारी की कि वहाँ कभी भी विस्फोट हो सकता था और वो 3 घंटे के बाद ही वहाँ पर विस्फोट होने शुरू हो गए और 3 लगातार विस्फोटों में 100 से ज़्यादा नागरिक मारे गए, जिसमें 12 जो हैं अमेरिकन थे, अमेरिकन सैनिक थे बल्कि कहा जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति के बाद ये समझना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, अमेरिका किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो बहुत साफ कर दिया है कि हम भूलेंगे नहीं इसे, लेकिन क्या भूलना और क्या करना क्योंकि अमेरिका के साथ भी भूलने और ना भूलने का इतिहास रहा है। ट्रंप ने जो कहा वो बाइडेन ने बढ़ाया या ट्रंप ने किया, गलती ये किसकी थी? अब लेकिन अमेरिका के लिए ऐसी स्थिति हो गई है या विश्व के लिए ऐसी स्थिति हो गई, मैं तो ये कहूँगा विश्व के लिए कि तालिबान से निपटना आसान नहीं दिख रहा है। करना क्या होगा और ख़ास तौर से भारत को क्या करना होगा क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान मिल गए तो हमारे लिए भी बहुत खतरा हो जाएगा। इन सब पूरे बहुत क्लिष्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स मसले को समझने के लिए हमारे पास 2 ऐसी हस्तियाँ हैं, जो अफ़गानिस्तान के मामले में बहुत जानकार माने जाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है दिलीप सिन्हा जी, आप पूर्व राजनयिक हैं और नन अदर देन जनरल गुरमीत सिंह जो पूर्व उप सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपने इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सहमति जताई। दिलीप जी सबसे पहले बात आपसे, अब ये जो स्थिति है, आज की स्थिति और कल जो हुआ, उसके बाद आप अमेरिका को, तालिबान को अफ़गानिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखिए, आपने कहा कि ये स्थिति अप्रत्याशित थी। मैं ये नहीं मानता। ये स्थिति अप्रत्याशित नहीं है। अमेरिका ने तालिबान के साथ समझौता किया था पिछले फरवरी में कि हम अफ़गानिस्तान से हट जाएँगे और ये भी स्वीकार किया था अमेरिका ने कि हमारे हटने के बाद तालिबान वहाँ सत्ता में आ जाएगी और तालिबान जो है वो अमरीकी ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। इतना ही आश्वासन दिया था तालिबान ने उस समझौते में अमेरिका को। तो अप्रत्याशित सिर्फ ये बात है कि अमेरिका का जो विड्रॉल हो रहा है इस वक्त वो इतना इतना chaotic कैसे, इतनी बड़ी शक्ति है, इतने बड़े बड़े प्लानर वहां पे हैं, उन्होंने समझौता किया तालिबान के साथ किया था, लेकिन उसके बावजूद उनका जो विड्रॉल है वो इस प्रकार का क्यों हो रहा है कि न केवल वो अपने लोगों को भी निकाल नहीं पा रहे हैं बल्कि उनके सैनिक मारे गए हैं और करीब 150 या 500 अमेरिकी नागरिक इस वक्त काबुल के बाहर हैं या ऐसी स्थिति में है कि वो काबुल एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते। तो उन्हें अमेरिका ने कहा है कि आप लैंड बॉर्डर से सीमा पर पहुंच जाइए और किसी तरीके से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाइए। तो ये परिस्थिति कैसे हो गई अमेरिका की? अमेरिका युद्ध हारा नहीं है। रूस भी जो युद्ध हार गया था आज से, जब आक्रमण हुआ था रूस का, तब रूस का जो विड्रॉल था वो इससे ज्यादा संगठित विड्रॉल था। तो अमेरिका युद्ध बिना हारे इस प्रकार विड्रॉ कर रहा है जैसे मान लो युद्ध हार गया हो। और उसके साथ साथ अब ये परिस्थिति हो गई है कि न केवल उसका विड्रॉल इस प्रकार की अफरा तफरी में हो रहा है, उसके अपने नागरिक छूट रहे हैं, बल्कि अब उसके खिलाफ आतंकवादी आक्रमण भी हो रहे हैं और उसके 15, 13, 14 उसके सिपाही मारे गए। तो इससे खराब परिस्थिति हो नहीं सकती है और इसकी जिम्मेवारी अमेरिका के जो जो अभी का नेतृत्व है प्रेसिडेंट बाइडेन का, उसके सर पे जाती है कि उन्होंने अफगानिस्तान को तो परित्याग ही दिया, उसको तो धोखा दिया ही उन्होंने, अब तो वो अपने नागरिकों को भी बचा नहीं पा रहे। तो ये स्थिति जो है ये अमेरिका के लिए बहुत ही दुखदायक स्थिति है और यदि अमेरिका के लिए परिस्थिति हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि आगे चल के
बाकी देशों जो इस क्षेत्र के जो हैं उनके उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आने वाली। निश्चित रूप से, जैसे कि मैंने पहले भी शब्द जानबूझ के इस्तेमाल किया था कि विश्व के लिए ये स्थिति खतरनाक है, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं। और अमेरिका ने शायद उससे कैलकुलेशन गड़बड़ हुए 20 साल बिताने के बाद भी वो तालिबानियों को नहीं समझ पाया। ये अपने आप में बहुत दुखद रहा है। अब ऐसी स्थिति में जनरल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे गुरमीत जी कि भारत की स्थिति क्या है, भारत को किस तरीके से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपने वहां पर देखा भी है, जाना भी है, आप गए भी हैं वहां पर, और उनकी रणनीति को भी आप, जो सैन्य क्षमता है, सैन्य क्षमता अफगानिस्तान की सैन्य क्षमता मानी जाएगी, तालिबानों की सैन्य क्षमता है, तो वो उससे कैसे निपटेंगे, या अफगानिस्तान और पाकिस्तानियों का जो गठजोड़ अगर हो गया तो हम कहते कहाँ रहेंगे, किस हालत में रहेंगे? अखुर जी, जय हिंद। जो आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल फोकस क्वेश्चन पूछा है कि भारत को क्या करना है। देखिए, ये जो अफगानिस्तान के अंदर में ट्रेजेडी, क्राइसिस और क्या हुआ है, ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था और अभी जो कल हुआ है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। देखिए, 2011 के बाद में इतना बड़ा जो अमेरिका का लॉस हुआ है, जो 13 उनके सैनिक मरे हैं, जो उसके अंदर में 10 मेरीन हैं, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आप जिस प्रकार आपने कहा, देखिए, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है। और चुनौती क्या है? चुनौती है टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन। अभी अगर हम इसका विश्लेषण करें कि ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था, उसके अंदर में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया था। उसके अंदर में 20,000 जो लड़ाकू थे वो पाकिस्तान की तरफ से गए थे तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में मदद करने के लिए। उसके अंदर में चाइना, पाकिस्तान जो नापाक गठबंधन है, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना इतना बड़ा देश है, पहले भी मसूद अजहर वगैरह का सपोर्ट करता था कई इंटरनेशनल फोरम के ऊपर में, लेकिन अभी तो उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है अपने ही देश की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए। और जो पाकिस्तान है, उसका तो टेररिज्म का एक गढ़ रहा है। उसने तो तालिबान को रेज किया है, उसने तो हक्कानी नेटवर्क को रेज किया है। वहां से जो आईएस है और आईएस खोरसम है, आईएसकेपी है, पाकिस्तान का जो है, वो इन्हीं के इशारे पे चलती है। देखिए, ये जो कल हुआ है, इससे जो संदेश निकलता है ये है कि जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और जो वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में आए हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में गलत फहमी है, इसका भारत के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन हमारे इस इलाके में बढ़ेगा। जो चाइना पाकिस्तान का नापाक गठबंधन है वो बढ़ेगा। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो मैं कहूंगा गलत फहमियां, उनका इल्यूजन है, उसमें इजाफा होगा। और अवश्य ही ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको तो याद है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बिल्कुल क्लियर कहा था कि हमारी सुरक्षा की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो टेररिज्म है। और मैं कहूंगा 15 अगस्त के उस दिन के बाद में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, उससे भी कई गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन अगर हम भारत को देखें तो भारत का जो सोच रही है वो सदा ही इसके ऊपर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूटिव रही है। और जो टेररिज्म के मुख्यतः जो हमारा ख्याल रहा है, सोच रहा है, वो है जीरो टॉलरेंस। भारत का जो एक ट्रेंड है अभी कि टेररिज्म को कैसे डील करना है, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिखा दिया है, ये सर्जिकल स्ट्राइक से दिखा दिया है। जो अभी चुनौती है कि हमारा इंटेलिजेंस, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस दोनों चाइना और पाकिस्तान के ऊपर में, और जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर में नजर गड़ा के रखनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान की तो जो आधार रहा है, जो स्टेट पॉलिसी रही है, वो तो प्रॉक्सी, झूठ और डिनाइबिलिटी की है। ये जो हुआ है ना, जो कल काबुल में हुआ था, इसके पीछे में भी आईएसआई का ही हाथ है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, काबुल एयरपोर्ट एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी जिसके ऊपर में पूरा विश्व देख रहा था कि किस प्रकार इवैक्यूएशन हो रही है। वहां पर तालिबान का पूर्ण रूप से कब्जा है अफगानिस्तान में, हाँ,
पंजशीर वगैरह इलाका में रेजिस्टेंस है, लेकिन काबुल के अंदर में जो तालिबान ओवरऑल इंचार्ज है, लेकिन जो हकानी नेटवर्क है उनको काबुल का स्पेसिफिकली सिक्योरिटी की जिम्मेवारी दी गई थी, और उसके अंदर में आईएस खोरासान के जो स्लीपर एजेंट्स हैं उन्होंने ये किया है। और इससे पक्का दो बातें बिल्कुल क्लियर आती हैं, एक की इन तीनों के अंदर में तालिबान, हकानी नेटवर्क और आईएस खोरासान ये तीनों मिले हुए हैं। तीसरा, तीनों को आईएसआई कंट्रोल कर रही है। जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह साले थे, उन्होंने तो बिल्कुल सीधा सीधा कहा है कि दुनिया में कोई शक नहीं होना चाहिए, ये जो तालिबान अभी डिनाई करने की कोशिश कर रहा है ये वही कर रहा है जो उनके जिन्होंने उनको ट्रेनिंग दी है ये झूठ बोलने के लिए। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम ऑल नेशन, ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, और इसको बहुत ही सूझबूझ तरीके से अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, अपनी जो नेशन कैपेबिलिटी है टेररिज्म के विरुद्ध, उसको एकदम इख्तियार करना चाहिए। दिलीप जी, क्या ये बात सही है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई हैं, या अमेरिका बाइडेन प्रशासन तालिबान को समझने में फेल हो गया है, या ये कि तालिबान जो है वो जैसे कि पहले भी बात होती रही है कि वो सरकार चलाना नहीं जानते हैं, वो हालात समझ नहीं पाए और उन्होंने इस तरीके की गतिविधियों में आ गए, जिससे कि अमेरिका भी बुरी तरीके से नाराज हुआ और पूरे विश्व की अब आंखें उन्हीं की ओर होंगी। आपका क्या मानना है? तो अमेरिका की नीति समझना बहुत ही मुश्किल है। अमेरिका ने जिस प्रकार ये काम किया है उस पर क्या कहा जाए। एक और तो उन्होंने पिछली फरवरी में तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन से एक समझौता किया। तालिबान के अभी भी 100 से ऊपर उसके सदस्य 1988 कमिटी जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें नामित हैं ये लोग, सभी सारे नाम हटे नहीं हैं, मुल्ला ब्रदर का भी नाम उसमें है। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी ये लोग हैं, लेकिन अमेरिका ने पिछले 10 साल से इनके साथ संपर्क रखा है, बातचीत की है और पिछली फरवरी में समझौता भी कर लिया। अब एक आतंकवादी संगठन से अमेरिका क्या उम्मीद कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन खैर समझौता उन्होंने कर लिया। अब वो उन्होंने कहा कि विड्रॉ भी करेंगे, लेकिन विड्रॉ करते समय इतनी अफरा तफरी मच जाएगी अमेरिका में कि वो अपने हथियार भी वहां छोड़ देंगे, वहां हेलीकॉप्टर छोड़ दिए, हवाई जहाज छोड़ दिए, अपने बंदूक छोड़ दिए। मतलब इस वक्त तालिबान जो है उनके कब्जे में जितने हथियार आ गए हैं उतने किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में कभी नहीं आए पूरे विश्व के इतिहास में, कि इतना बड़ा उनका एक जखीरा उन्हें मिल गया है हथियार का जो उनके हाथ कब्जे में आ गया है। अमेरिका के का ये मानना है, या ये क्या धोखे में थे वो लोग, इस गलतफहमी में थे कि तालिबान और अलकायदा में संबंध टूट गए हैं या तालिबान अलग हो गए हैं उनसे, और तालिबान अब एक नया तालिबान बन गया है, तालिबान 2 जिसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो मानते हैं कि नहीं, ये तालिबान वो पुराने तालिबान नहीं है। लेकिन जरा वो जाकर के संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के जो रिपोर्ट है वो पढ़ लें। उन रिपोर्ट में लिखा गया है, एक दफा नहीं कई दफा लिखा गया है कि तालिबान और अलकायदा के संबंध अभी भी मजबूत हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। हमारे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो भी यही बात कहते हैं। अब अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थोड़ा तो उन्होंने कहा ही था, अमेरिका ने 24 घंटे पहले अपने लोगों को कह दिया था कि एयरपोर्ट मत आओ, एयरपोर्ट पर आतंकवादी आक्रमण होने वाला है। तो उनके इंटेलिजेंस को तो रिपोर्ट है, तो ऐसी बात नहीं कि उनके इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है कि इस्लामी स्टेट जो है और तालिबान में साठगांठ है, क्योंकि बिना साठगांठ के इस्लामी स्टेट के 3 या 4 जितने भी होंगे ये सुसाइड बॉम्बर, वो सिक्योरिटी चेक पार करके एबे गेट पर एयरपोर्ट के नहीं पहुंच सकते थे। आज की तारीख में जब अफगान नागरिक नहीं पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पे, अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, भारतीय नागरिक एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, ये सुसाइड बॉम्बर कैसे पहुंच गए वहां पे, ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो अमेरिका ने जो उनकी जो कैलकुलेशन था कि तालिबान बदल गए हैं वो बिल्कुल गलत था। तालिबान नहीं बदले हैं, उनका संगठन इन आतंकवादी संगठनों के साथ है। और जैसे जनरल साहब ने कहा, इन सब का जो कंट्रोलर है वो आईएसआई है, तो वहां से आदेश आते हैं, ये लोग काम करते हैं। तो उसमें अमेरिका अब उसकी जो सजा है, उसका जो खामियाजा है वो अफगानिस्तान के लोगों ने तो भुगता ही है और भुगत रहेंगे और भुगतेंगे। अमेरिका भी भुगत रहा है और राष्ट्रपति बाइडेन को अब जाकर के धमकी देनी पड़ रही है कि अब कुछ करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं क्या करेंगे अब।
लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन का शासन पर बहुत बड़ा एक भूल है और उनकी नाकामी है। बिल्कुल नाकामी है उनकी। लेकिन जनरल साहब ये बताइए कि साहब वहां जो तालिबान था, अब तालिबान का भी वहां मैं कहूं पिताश्री नजर आ रहा है। वहां पर आईसिस के नाम का जो संगठन है वो तो तालिबान से भी अलग है और वो ज्यादा घातक माना जाता है। तो क्या अब उस मतलब इस संगठन के ने जो मूल बिरादर एंड कंपनी या तालिबानी जो थे या और लोग जो थे, ऐसा भी लग रहा है कि उनका घालमेल हो गया या उन्होंने कब्जा कर लिया, या मैं तो बहुत अभी स्पष्ट नहीं हूं। आपको क्या लगता है नियंत्रण, सत्ता नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? और क्या अगर तालिबान में जो फैसले लेने वाले कौन है, अगर सुसाइड बॉम्बर पहुंच जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कोई उनका नीति नियंत्रक दूसरा आदमी है जो दूसरा तय कर रहा है कि वहां चले जाओ, वहां ये इस तरीके की जिहादी काम कर डालो या मर्जी वेड़े वाला काम कर डालो। आपको क्या लग रहा है? अखिल जी, आपका सवाल बिल्कुल फोकस है कि क्या इनका जो तालमेल है, क्या कंप्राइज कर रहे हैं और क्या होने वाला है। देखिए, एक बात समझनी जरूरी है कि जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था उसमें 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था। उसके अंदर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ था और ये जो टेरर एक्सिस बनी है उसके अंदर में चाइना को भी उन्होंने शामिल किया था। और अगली बात यह है कि देखिए, जो तालिबान है इसका जो गठन हुआ है वो 1984 में हुआ था और तभी से पाकिस्तान ने ही उनको बनाया है, पाकिस्तान ही इनके पीछे रहा है। अभी जो 12 मेंबर जो काउंसिल बनाया है जो अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान ऑफेंसिव और कब्जा करने के बाद में, उसके अंदर में मुख्यतः 3 हिस्से हैं। पहला कि तालिबान के हैं जैसे मुल्ला ब्रादर, और दूसरा है हक्कानी नेटवर्क जैसे खलील हक्कानी जो जिनको अपना शेयर मिलेगा, और इसके अलावा उसके अंदर में मुल्ला यकूब हैं जो मुल्ला उमर के लड़के हैं। तो इसका मतलब पहले ही बांट हो चुकी है तीनों, और तीनों के पीछे में आईएसआई का कंप्लीट कंट्रोल है। लेकिन जो 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर आप उनका विश्लेषण करेंगे तो उसके अंदर में अल-कायदा भी थी, उसके अंदर में आईएस खोरासान भी था, जिसने अभी क्लेम किया है कि उन्होंने ये सुसाइड अटैक करवाए हैं और अभी और भी होने वाले हैं उनके सोच विचार और इंटेलिजेंस के मुताबिक। अभी क्या है, देखिए, ये जो आईएस खोरासान है, जहां मैं कहूंगा इस्लामिक स्टेट जो है, इसका जो गठन हुआ था वो 2014 में हुआ था। लेकिन उसमें जो शुरू वाले जो लीडर थे वो पुराने पाकिस्तान के टीटीपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थे। तो इसका मतलब जब आईएस का निर्माण ही हुआ तो उसके अंदर में शुरू से ही टीटीपी पाकिस्तान के उसके अंदर में टेररिस्ट थे। लेकिन उसकी जो सोच विचार है, उनका जो स्कोप है वो बड़ा है। वो इराक, सीरिया और पूरे विश्व के अंदर में फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलेशन करना चाहते हैं। उनकी जो सोच है शरिया लॉ के ऊपर में वो और भी सख्त है, और मैं कहूंगा कि उनकी जो क्रूरता और बर्बरता है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, उन्होंने काबुल के अंदर में, आपको याद होगा कि एक बार एक हॉस्पिटल के ऊपर में हमला किया था जहां पर 20 गर्भवती जो महिलाएं उनको मार गिराया था। देखिए किस बर्बरता में वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने काबुल के अंदर में गुरुद्वारे के ऊपर में भी अटैक किया था। इस प्रकार जितने भी उन्होंने अभी तक किए हैं टेररिस्ट अटैक, उसके अंदर में जो क्रूरता, बर्बरता, जो वायलेंस है वो बहुत ज्यादा रहा है। और देखिए, अभी आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगा। जो बेसिक डिफरेंस तालिबान और आईएस खोरासान के अंदर में है वो ये है कि कितनी डेंसिटी से शरिया लॉ को लागू करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो रेडिकलेशन है वो ज्यादा सख्ती से इस चीज को लागू करे। और मैं कहूंगा कि उनके जो तरीके हैं उनमें भी एक अलगपन है, जिसके अंदर में सुसाइड अटैक, जिसके अंदर में कार बॉम्ब के अटैक, जिस प्रकार में मैं कहूंगा आप इसी जो कल हुआ है इसको आप अगर विश्लेषण करें तो उनका टारगेट था यूएस के सोल्जर्स, यूके के सोल्जर्स और वो अफगानी जो अफगानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं, वो टारगेट था। और देखिए कि कितने ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
अभी इनपुट जैसे आती जाएंगी तो ज्यादा पता लगता रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो 13 यूएस के सोल्जर्स एलिमिनेट हुए हैं, एलिमिनेट जो मारे गए हैं, जो यूएस की तरफ से जो मार्टियर कहेंगे, जो हीरो कह रहे हैं, और इसके अलावा 1500 इंजर्ड हुए हैं, 100 से ज्यादा मरे हैं, जो किस तादाद के ऊपर में किया है ये आप देखिए। और ये बिल्कुल एक बात पक्की है कि जब तक तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और आईएसआई की इस डेलिब्रेट ऑपरेशन के अंदर में तालमेल नहीं थी, अभी तालिबान ने कहा है कि हम इसको कंडम करते हैं, वो अपना हाथ डिनायबिलिटी करना चाहते हैं, लेकिन अमरुल्ला साले की आप बातें सुनिए, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने अपने आप को इस हालत में जब तक गवर्नमेंट नहीं बनी है प्रेसिडेंट नियुक्त किया है अपने आप से, वो कह रहे हैं कि देखिए तालिबान ये जो डिनायबिलिटी करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे में पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई शक की बात नहीं होती। मैं तो कहूंगा देखिए ये जो चुनौती अभी पूरे विश्व के लिए है वो ये है कि टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन किस प्रकार से फैलेगा। दूसरा, सोच और विचार जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म की है, वो किस प्रकार आप देख ही रहे हैं। एक तरफ तो तालिबान एक अपना सॉफ्ट पिक्चर देने की कोशिश कर रहा है, उनके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर में एक गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी की जिम्मेवारी भी है। लेकिन ये जो बाकी वाले हैं और जो मिलके उनके साथ में इन्होंने तालिबान ऑफेंसिव किया है, इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर में। और मैं कहूंगा ये पाकिस्तान भी इस भूल में ना रहे कि उनके इलाके में आग नहीं लगेगी, और चाइना भी ये भूल नहीं करना चाहिए कि इसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिलीप जी। क्या आपको लगता है अब अमेरिका की तरफ से क्या कार्रवाई होगी? अमेरिका क्या 9/11 को दोहराना चाहेगा उसके बाद जैसी स्थितियां रही हैं, या जनरल साहब जैसे कह रहे हैं कि अमेरिका ने वो गलती की, या अमेरिका अब ऐसा ही स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे हमने बालाकोट वाली के उस समय की थी, क्या वैसा होगा? आप किस तरीके से विजुलाइज कर रहे हैं, कैसे आने वाले दिन देखे जाएंगे? भाई अमेरिका तो वही कर सकता है जो 9/11 के पहले अमेरिका ने किया था। आपको याद होगा 1998 में अलकायदा ने अमेरिकी एम्बेसी जो थी नायरोबी में और दार एस सलाम में उन पर आक्रमण किया था। तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका ने 2-4 मिसाइल दाग दिए थे इनके कैंप के ऊपर, और वैसा ही जब एक दफा यूएसएस कोल, एक जहाज था, समुद्री जहाज, उस पर आक्रमण हुआ था, उसके बाद वैसा ही उन्होंने आक्रमण किया था। तो 9/11 के बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ा आक्रमण किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, अफगानिस्तान पहुंच करके वहां पर उसका ऑक्यूपेशन करके वहां से आतंकवाद खत्म करने की। तो वो तो नहीं कर पाए, वो उन्होंने आतंकवादियों को वापस बुला लिया, उनके हाथ में हवाले करके निकल गए बाहर। अब वो यही कर सकते हैं कि 2-4 मिसाइल और मार देंगे लेकर, उससे आतंकवाद और बढ़ेगा, उससे घटेगा नहीं। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसे वो कह सकते हैं कि जो पहले एक जमाने में अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हुआ करता था, अब ग्रेट बिट्रेयल हो रहा है अफगान लोगों के साथ। अब उसका खामियाजा वो भुगतेंगे और जो क्षेत्र के लोग हैं वो भुगतेंगे। हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना होगा ताकि हमारे यहाँ वो आग नहीं पहुंचे। बिल्कुल। जनरल साहब, अब भारत को क्या करना चाहिए? भारत को किस तरीके से सतर्कता रखनी चाहिए? जैसा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि बहुत सतर्कता रखनी होगी, आपका क्या मत है? अखुल जी देखिए, भारत को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर पहुंचने के लिए हमको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल और ह्यूमन राइट के नजर से देखना पड़ेगा। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू जहां टेररिज्म के बरखिलाफ बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म को, उसको और भी पुख्ता करना पड़ेगा, क्यों वो ऑलरेडी हमारी है। हमारे जो डिसीजन, हार्ड डिसीजन लेना, रिजॉल्व, नेशनल विल और पॉलिटिकल जो विल है टेररिज्म के बरखिलाफ, उसको एकदम क्लैरिटी से करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि हमको ऑल गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि देखिए ये जो लड़ाई होती है, जो एलिमेंट्स ऑफ वॉर या पीस होते हैं, इसके अंदर में हर एक एलिमेंट आता है, यानी कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल, इंफॉर्मेशन, इसमें हर एक चीज आता है। ये सिर्फ मिलिट्री की जिम्मेवारी नहीं है। ये जो काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट के अंदर में
हर एक भारतीय को, पूरे भारत समाज को, पूरे राष्ट्र को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बीच में एक दूसरे को कॉम्पिटिटिवनेस से करती हैं, पॉलिटिकिंग करती हैं, उसको छोड़कर ये देखना पड़ेगा कि हमारी राष्ट्र के ऊपर में एक चुनौती है टेररिज्म की, और सब इकट्ठा होकर समरसता से उसको देखना पड़ेगा। डिप्लोमेटिकली ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको पूरी दुनिया को एक बात बिल्कुल समझाना बहुत जरूरी है कि इन सब के पीछे में पाकिस्तान है। देखिए, जब 9/11 हुआ था उससे पहले हम अमेरिका को बार बार बता रहे थे कि पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ है, लेकिन अमेरिका ने कभी माने नहीं। उसके बाद में उन्होंने जो ऑपरेशंस किए वो अफगानिस्तान में किए, लेकिन उनको जो सफलता है वो सिर्फ अबोटाबाद पाकिस्तान में मिली जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया। तो इसका ये मतलब है कि पूरी दुनिया ये समझ जाना चाहिए कि जो टेररिज्म का गढ़ है वो पाकिस्तान है। दूसरी, जो चाइना ने अभी डिसीजन लिया है तालिबान की मदद और पाकिस्तान के साथ नापाक गठबंधन, ये पूरी दुनिया को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, जो चाइना और पाकिस्तान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने नैरेटिव खड़ा किया है, सोच विचार खड़ा किया है, जो कॉग्निटिव डोमेन यानी कि सोच विचार के इलाके में जो अपना पक्ष रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉक्सी और लॉबी भारत में भी ऐसे बताने की कोशिश करती है कि उनका नजर क्या है पाकिस्तान या चाइना का, तो उसके ऊपर में अपना जो भारत का एक विचार होना चाहिए, सोच होना चाहिए, नैरेटिव होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, वो एक हमारे लिए चुनौती है। और देखिए अक्कू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उस फोरम से बिल्कुल क्लियर पूरे दुनिया का सोच विचार काउंटर टेररिज्म के लिए तैयार करने की जरूरत है। एफएटीएफ जो है वो पाकिस्तान को ना केवल ब्लैक लेकिन एक गहरे ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जो अफगानिस्तान के अंदर में इंटरफेरेंस किया है, इससे बड़ा और एविडेंस क्या चाहिए एफएटीएफ को। ये मेरा सोच है कि इस प्रकार से पहली बात समरसता, दूसरी बात हर एक एलिमेंट ऑफ पावर से हमको ये टेररिज्म रेडिकलाइजेशन का जो चुनौती है इसको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि इस अब ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि पूरी दुनिया को बहुत सतर्क होना पड़ेगा। कोई भी फैसला करते समय, खासतौर से जो रणनीतिक रूप से जब आप आतंकवादियों, उग्रवादियों को सहयोग देते हैं हथियार बेचने या उसकी खपत के नाम पर, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। कभी भी वो आग किसी पर भी आ सकती है। अमेरिका इसका उदाहरण है जो इस समय झेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका पर ही है, कभी भी किसी भी देश पर हो सकता है। बहुत-बहुत आभार आप दोनों सज्जनों का जिन्होंने इसमें इतना समय दिया और नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए बातचीत की। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आप दोनों लोगों का। बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद सर।